सर आप जो हाँ नया चैप्टर चालू करेंगे ना सर आज? हाँ, अभी नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और जो उसके 2-3 टॉपिक छूटे हैं तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेके कराऊंगा मैं, है ना। बहुत सर आसान। न्यूटन का हाँ यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज पहला न्यू टॉपिक है। अब ये सभी बैच में कॉमन चल रहा है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सभी बैच में कॉमनली चल रहा है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले नेचर में सिर्फ 4 टाइप के ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। सिर्फ 4 टाइप के बेटा फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में सिर्फ 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स हैं। एंड कौन कौन से 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यहाँ पे मैं उनको लिख दे रहा हूं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको डिनोट करेंगे अपन एफ ई सिंबल से। दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल, इसको डिनोट करेंगे अपन एफ जी से। फिर हो गया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इसको डिनोट कर रहे हैं अपन एफ एन से। और वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इसको डिनोट कर रहे हैं अपन एफ डब्ल्यू से। तो नेचर में सिर्फ ये 4 टाइप के ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और बाकी आप जो भी बोलते हो, जैसे वेट बोल रहे हो या फिर स्प्रिंग फोर्स बोल रहे हो या कोई भी और फोर्स आप बोलते हो, तो वो इन्हीं के पार्ट हैं। और भी कोई फोर्स अगर आप बोलते हो तो वो इन्हीं के पार्ट है, इन्हीं में से है। तो नेचर में सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स, ठीक है। नेचर में सिर्फ ये 4 टाइप की फोर्स हैं और इन्हीं से बाकी को आप बोलोगे फ्रिक्शन या फिर जो भी आप नाम लेते हो, है ना। विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, स्प्रिंग के जो फोर्सेस हो गए, है ना, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं, सब इसी के अंदर की कैटेगरी के हैं। क्लियर हो गया। तो नेचर में सिर्फ 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स हैं। कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। बस ये 4 ही हैं, इसके अलावा नहीं। और इसी के अंदर फिर बाकी सारे फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के में कूलाम फोर्स हो गया, 2 मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फिर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, सब इसके टाइप हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा। बट अभी सिर्फ हम ये फंडामेंटल के बारे में देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खास बात क्या है? इट ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों टाइप हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एंड इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लॉन्ग रेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये सिर्फ हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। और ये भी कैसा होता है? लॉन्ग रेंज, इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज है, ध्यान रखना, इट इज शॉर्ट रेंज। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और
रिपल्सिव ये दोनों आएगा, ठीक है। एंड इट इज शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज है, मतलब डिस्टेंस किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 फर्मी मीटर। एफएम का मतलब यहाँ पे फर्मी मीटर है, 10 टू द पावर -15 मीटर। अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जाएगा, लगभग 3 फर्मी मीटर से, तो फिर ये फोर्स डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, जिनमें मास होता है। न्यूक्लियर फोर्स किसमें लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। और जो वीक फोर्स है, ये इसके बारे में बहुत ज्यादा हमको नहीं पता, लेकिन जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, या दोनों, ठीक है। बट हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट वीक फोर्स कब अराइज होता है, जब कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है ना, जिसमें आप तो देखोगे रेडियो एक्टिविटी हो रही है या कुछ इस तरह से प्रोसेस हो रही है, जहां पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं या बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, वहां पे ये फोर्स इन्वॉल्व होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कर लूं कि हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और वीक फोर्सेस के बारे में। हमें कोई फार्मूला भी इनके बारे में नहीं पता, ना तो हमको इनके बारे में बराबर प्रॉपर फार्मूला पता है, और ना ही हमको इनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जितनी भी जानकारी है थोड़ी बहुत, और ठीक है, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जितनी भी जानकारी थोड़ी बहुत जो भी है, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी वीक फोर्सेस सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको, है ना, ठीक है। अभी 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें बेसिकली हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना, उसका एक एप्लीकेशन पार्ट हमको पढ़ना है। जैसे हम बोल रहे हैं वेट, अभी जैसे पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है ना, या फिर जैसे ये आप बॉक्स देखोगे, ये बॉक्स सपोज मेरे हाथ पे रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो मेरे हाथ ने इसको होल्ड करके रखा, एक इसका वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है वेट, है ना। सर तो कौन कौन से, इसमें अभी 2 फोर्स लग रहा है, एक तो वेट हो गया, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक मेरा हाथ इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप मतलब मेरे हाथ और इसके बीच में जो फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है। मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स और ये बॉक्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, समझ गए ना। तो इस पे कौन सा लग रहा है, एक हो गया इसका वेट, और एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मेरा यहाँ पे हाथ इस पे लगा रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, सुपरफिशियल स्टडी करने वाले फोर्स की, जैसे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, ठीक है। स्प्रिंग में जो फोर्स अराइज होता है वो कैसे होता है, या कितना लगता है, किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अभी हमको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, फोर्सेस के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं जाना है कि वेट को कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स मेरे हाथ पे रखा है, तो अर्थ के कारण इस पे जो वेट लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कैसे लगाना है, ठीक है। मेरा हाथ इस पे कितना फोर्स लगा रहा है बॉक्स पे, ये हमको अभी कैलकुलेट करना है, समझ गए या नहीं। तो न्यूटन्स लॉ में हमें इनके अंदर जाके नहीं सोचना, अभी हमको सिर्फ सुपरफिशियल स्टडी करनी है यहाँ पे। बट नेचर में सिर्फ ये 4 टाइप के फोर्स होते हैं, है ना, ध्यान रखना। जिसमें ये शॉर्ट रेंज है और ये लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये हो गया कि स्पैन पे सन भी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन, है ना। माइक म्यूट करो, यस यस जनबंधु, यस जनबंधु माइक म्यूट कर लो। इस पेन पे सन भी एक फोर्स लगा रहा है, मून भी फोर्स लगा रहा है, मेरी बॉडी भी इस पे फोर्स लगा रही है, या तुम लोग भी इस पेन पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। देखो भाई क्या बॉडी बिल्डर बन रहा हो, ओके तो पे तो पीछे पड़ गए। देखो इस पेन पे ये लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज का मतलब होता है इस पेन पे कहीं दूर तुमको कोई स्टार दिख रहा है ना, वो भी इस पे फोर्स लगा रहा है, सन भी फोर्स लगा रहा, मैं भी लगा रहा हूँ, तुम लोग भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ इस रूम में फैन लगा, वो भी फोर्स लगा रहा, व्हाइट बोर्ड भी इसमें फोर्स लगा रहा है।
तो इसके नेवर में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा पावरफुल वाला वो है। मैं भी इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, मैं अगर इस पेन को छोड़ दूं तो मेरी तरफ क्यों नहीं खींच के आ रहा है? क्योंकि मेरे कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है वो बहुत कम है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, इसलिए इधर गिर रहा है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। बाकी जो सराउंडिंग से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो लॉन्ग रेंज का मतलब बहुत दूर तक इस पेन पे सन भी फोर्स लगा रहा है, और सबसे दूर कोई स्टार है मान लो इस यूनिवर्स में, वो भी इस पे फोर्स लगा रहा है। हाँ, बट उसकी वैल्यू कैसी है यहाँ पे? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। हाँ, नेग्लिजिबल। तो अब इन चार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? इन चार में अगर अपन देखें, यही फंडामेंटल ग्रेविटेशनल नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। न्यूक्लियर फोर्स होता है बेटा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम और स्पेसिफिक जगह पे लगेगा ना? हाँ, वो छोटी सी जगह पे लगता है, लेकिन सबसे पावरफुल यही होता है, इससे पावरफुल कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, नेचर में। उसके बाद किसका नंबर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले का। इसके बाद किसका नंबर आता है? वीक फोर्स का। और सबसे कमजोर जो फोर्स है, वीक, ठीक है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है यहाँ पे? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे लेस पावरफुल आप बोलोगे यहाँ पे। तो सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। तो रिमेंबर दिस, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, बट इट इज शॉर्ट रेंज। तो पता ना न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? लगभग 10 से 20 फर्मी मीटर, छोटे न्यूक्लियस का 20 या 25 फर्मी मीटर मान लो। 20 या 25 फर्मी मीटर कितना छोटा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसके अंदर ये, समझ गए? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है नेचर में, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। और फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर कौन सा है? वीक फोर्स। और सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है नेचर पे। समझ गए या नहीं? सर हाँ बोलो। सर वो ईएमपी नाम की एक चीज होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, वो क्या होता है? वो तो वेव होती ना बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट वेव हो गया, या फिर ये अपना रेडियो वेव हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, गामा रेज हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है? समझ गए? अरे समझ गया? समझ गया? यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? ले लिए? यस सर। ठीक। देन पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्ज पार्टिकल के बीच में, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्ज पार्टिकल के बीच में। पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, बट ये जो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ ये अपन 12th क्लास में सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों हो सकता है, ठीक है? तो सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज प्लस Q1, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज प्लस Q2 या माइनस Q2, तो ये भी -1, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज R। ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या ये माइनस है तो ये भी माइनस है। समझ गए? तो ये लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो, आपने जो सबसे बेसिक डेफिनेशन पढ़ी फोर्स के बारे में, क्या पढ़ी बताओ जरा? हाउ विल यू डिफाइन द फोर्स? फोर्स के बारे में जो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एनी पुश और पुल,
बस यही दो ही चीज है, एनी पुश और पुल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या, एनी पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे मैं ये बताऊं, यहाँ पे मैं लिख दूं ये सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल पे दिस इज F21 एंड दिस इज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल F12। F21 का मतलब क्या हुआ, इट इज पुश और पुल। इस पे क्या लग रहा है, ये पुश हो रहा है इधर पे, कौन लगा रहा है इसको, इसको कौन पुश कर रहा है, Q2। नहीं, इसको 1 को कौन पुश कर रहा है, Q2 कर रहा है ना, इसको इधर धकेल रहा है ना, हाँ या ना। नहीं समझा सर। अच्छा ठीक है, ये इसको F12 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन 1 बाय 2, और F21 का मतलब क्या हो गया, दिस इज फोर्स ऑन 2 बाय 1। ये मतलब हुआ ना, फोर्स ऑन 1 बाय 2, मतलब सेकंड वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है। अरे समझ गया या नहीं, तो मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और एक और खास बात, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होती। अगर मान ले ये कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो ये वाली वैल्यू भी कितने न्यूटन आएगी, 20 न्यूटन आएगी। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं। अगर वो 10 न्यूटन, हाँ, अगर एक 10 न्यूटन है तो दूसरा वाला भी 10 न्यूटन रहेगा। क्लियर हो गया, अगर एक 15 है तो दूसरा भी 15 रहेगा, मतलब इक्वल अमाउंट के लगेंगे। और वैसे यही न्यूटन थर्ड लॉ है, आगे पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में। बट अभी जैसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एरो का डायरेक्शन इधर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं छुपा दूं। ये F12 का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड वाला चार्ज है वो फर्स्ट वाले चार्ज को धकेल रहा है, पुश कर रहा है, इधर पे पुश कर रहा है ना, समझ गए। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज 20 न्यूटन पुश बाय Q2, हाँ या ना। और ऐसे ही इसको, ये वाले चार्ज को ये वाला चार्ज इधर धकेल रहा है, इधर पे पुश कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने अब लैंग्वेज चेंज कर ली, थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कर ली है, दैट इज रिपल्सन। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, Q2 इज रिपेल्ड बाय Q1 बाय 20 न्यूटन फोर्स। ये 20 न्यूटन फोर्स से रिपेल हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पर चार्ज की पोलैरिटी बदल दूं, ठीक है, चार्ज की पोलैरिटी बदल दूं, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1, ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये वाला अगर मान लो माइनस है तो ये प्लस है। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, r के बराबर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो अब डायग्राम कैसे बनाओगे आप यहाँ पे, दैट इज फोर्स ऑन 1 बाय 2, और ये क्या आ गया यहाँ पे, फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज द रिपल्सन, ये रिपल्सन हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हो गया आपका, अट्रैक्शन, आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर भी बेटा मान लो अगर ये 20 न्यूटन का है तो ये भी कितने न्यूटन का आएगा, 20 न्यूटन का आएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर मैं फार्मूले की बात करूं यहाँ पे कि भाई इनमें जो फार्मूला लगेगा, अच्छा ये लाइन जॉइनिंग पे लगता है, जो फार्मूला आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, F12 इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड अपन देख रहे हैं, इसलिए चार्ज में मॉड ले लेना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। K की जो वैल्यू, K इज सम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू एयर में या फिर वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती। बट ये जो फार्मूला मैंने लिखा है या ये जो कैलकुलेशन अपन करेंगे ये 12th क्लास में करेंगे, है ना। ये सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पे कि भाई इस तरह का फार्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, डेफिनेट फार्मूला है। और ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट में क्या लिखा है कि एयर और वैक्यूम के लिए आप जो कांस्टेंट यूज करोगे उसकी वैल्यू ये है, किसी और मीडियम के लिए करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। बट इसका जो डिटेल है वो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते। तो इसमें को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, फार्मूला इसको फिर कैसे यूज करना है। यहाँ पे हमको सिर्फ एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाना है कि भाई फ्रिक्शन कितना लग रहा बॉडी पे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे हाथ पे ये डस्टर है, अब मैं यहाँ पे इस पे घिस रहा हूँ,
या इसको मिटा रहा हूं, तो यहाँ पे डस्टर और व्हाइट बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन कितना है? तो एक्चुअल में डस्टर और व्हाइट बोर्ड की जो सरफेस है ये एक दूसरे के कांटेक्ट पे आ गई, दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो टाइप्स हैं जो हमको डेली लाइफ में दिखते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, ये जो स्टडी है ये वाली एग्जैक्ट ये वाली ये 12th क्लास में। अभी जो स्टडी है उसके टाइप वाली है, ठीक है ना, उसकी जो टाइप वाली कि भाई फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन कितना है, या मेरे हाथ में कोई स्प्रिंग है तो वो स्प्रिंग उसमें कितना फोर्स लगा रही है, समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो बहुत सुपरफिशियल या इसके एप्लीकेशन पार्ट की स्टडी है, और ये जो स्टडी है ये 12th क्लास में आती है, तो इसको लेके परेशान आप लोग नहीं होगे, समझ गए या नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अगर हम टाइप की बात करें, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके एग्जांपल्स में लिख दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो मैकेनिक्स में यूज होते हैं, कॉमन नेम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, फिर एक और फोर्स आ गया दैट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग देखा है कि नहीं? स्प्रिंग देखा है कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स समझते हो? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझते हो? यस सर। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन शायद अभी पहली बार सुन रहे होगे, पर अभी बताऊंगा, बहुत आसान है नॉर्मल रिएक्शन भी, ठीक है। फ्रिक्शन समझते हो कि नहीं? हाँ, फिर दूसरा ये बताओ, ये टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग समझते हो? टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग? नो सर। नहीं, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग यस सर। कौन समझता है? देख, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि सपोज मेरे हाथ में एक ये रस्सी है ना, और अगर मैं मान लो इसको खींच रहा हूं यहाँ पे, तो इसमें क्या जनरेट हो रही? टेंशन जनरेट हो रही, आया ना? अरे मैं अगर इसको खींच रहा हूँ तो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही? Yes, sir. टाइट हो रही, यस सर। ये टाइट हो रही ना ये, तो ये जो टाइट हो रही है इसमें जो टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है। ये टाइट हो रहा मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है वो खींचना जो चाहते हैं लेकिन नहीं खींच पा रहे हैं, है ना, तो वो एराइज इसी से हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स भी इसी से एराइज हुआ है, समझ गए या नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। फिर स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग में फोर्स लगता है, देखा, समझ गए, इमेजिन करो स्प्रिंग यस वाला, सर। स्प्रिंग स्प्रिंग, ठीक है, अरे स्प्रिंग वाले समझ गए। तो यस सर। स्प्रिंग में जो कॉइल होती है उसको कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग हमारे हाथ को बाहर दबाएगी, और अगर ऐसा खींचोगे स्प्रिंग को तो क्या करेगी? स्प्रिंग हमारे हाथ को खींचेगी। तो ये भी किसका टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है ना। तो अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? फ्रिक्शन की स्टडी करने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग की स्टडी करने वाले हैं, या स्प्रिंग फोर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो हम इस तरह के जो फार्मूले की स्टडी है, मतलब डेप्थ वाली जो स्टडी है वो 12th क्लास में, अभी जो स्टडी है वो सिंपल वाली है, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. जो फोर्सेस लिखा हूं बेटा मैंने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ही टाइप हैं। दीज फोर्सेस आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इसके एग्जांपल हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के। क्लियर हो गया? इतना बेसिक आइडिया समझ गए इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का? कोई डाउट अभी इस पे? अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अगले पेज पे चलेंगे अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। Done. ओके, देन आते बेटा अपन अब अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे। सर। हाँ बोलो। सर टेंशन फोर्स क्या सिर्फ स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होता है? हाँ, स्प्रिंग पे भी होता है, आप स्प्रिंग पे भी बोल सकते हो, लेकिन स्प्रिंग पे जो टेंशन लगता है उसको आप सिर्फ स्प्रिंग फोर्स के नाम से ही जानते हैं, या स्प्रिंग फोर्स ही बोल देते हैं अपन उसको, ठीक है, समझ गया? समझ गया? नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अब आते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अभी, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जैसे दो पार्टिकल हैं, यहाँ पे मान लो मैंने ये दो पार्टिकल ले लिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, हाँ, और ये पॉइंट मास है, एक का मास m1 और एक का मास m2 है। तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, समझ गए। दिस इज फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कैसे लिखोगे, F21 या F12 इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये 9th या 10th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने। और g की वैल्यू इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम पे आप कहीं पर भी चले जाओ, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये फिक्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला बन गया यहाँ पे, दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर भी ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते, पुल करते। तो यहाँ पे पुश नहीं हो रहा, यहाँ पे पुल हो रहा है। देखो ये इधर खींच रहा है ना, तो m2 को कौन खींच रहा है, m1। उतने ही फोर्स से m1 को कौन खींच रहा है अपनी तरफ, m2 खींच रहा है। फोर्स की वैल्यू सेम है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, सपोज ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सपोज अगर ये 10 न्यूटन है तो ये वाली वैल्यू भी कितने न्यूटन आएगी, 10 न्यूटन आएगी, हाँ या ना। अरे समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए। अगर ये 10 न्यूटन से इधर इसको खींच रहा है, m1 को m2 अपनी तरफ अगर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो m2 को m1 भी अपनी तरफ उतने ही फोर्स से खींचेगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अभी यहाँ पे आप देखो, अगर मैं अर्थ की बात करूं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, ये अर्थ का सेंटर हो गया मान लो, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M हो गया। तो पार्टिकल और अर्थ दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचते, दिस इज एनी पार्टिकल। तो फोर्स ऑन पार्टिकल बाय अर्थ एंड दिस इज द फोर्स ऑन अर्थ बाय पार्टिकल। वैल्यू दोनों की सेम है। मान लो ये वाली वैल्यू 10 न्यूटन है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी है, 10 न्यूटन है। जैसे पेन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पेन को यहाँ पे छोड़ दूं तो ये नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना, लेकिन पेन पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स पेन भी अर्थ पे लगा रहा है, लेकिन आपको पेन नीचे गिरता हुआ दिखेगा लेकिन अर्थ ऊपर उठते हुए दिखेगी क्या, नो, क्यों है सर मास की वजह से। मास बहुत ज्यादा है, समझ गए ना, मास बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लो इधर पे सन ले लिया मैंने, यहाँ पे दिस इज द सन एंड सन इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना, अर्थ से, दिस इज द सन। ये सन भी बेटा इस पार्टिकल पे ना फोर्स लगा रहा है, ये सन भी इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स। तो यहाँ पे सन के कारण जो फोर्स आएगा, दिस इज फोर्स ऑन पार्टिकल बाय सन एंड दिस इज फोर्स ऑन सन बाय पार्टिकल। क्लियर हो गया। लेकिन ये मान लो अर्थ के पास में है, तो पार्टिकल तुमको अर्थ पे गिरता हुआ देखेगा। जैसे इस पेन पे सन भी फोर्स लगा रहा है, पर ये सन की तरफ क्यों नहीं खींच रहा है, बता सकते हो क्या, जबकि सन का मास तो बहुत ज्यादा है, बट डिस्टेंस भी ज्यादा हुआ है कि नहीं। अरे भाई ये डिस्टेंस भी ज्यादा हुआ है कि नहीं। ये वाला डिस्टेंस कितना है, मान लो r1 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना r2, तो r2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सन का मास ठीक है अर्थ से ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा हो गया, और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, है ना। अरे डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो अगर ये पेन को मैं यहां से छोड़ूं तो ये सन की तरफ खींचते हुए नहीं जाएगा,
ये अर्थ की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अरे समझ गए या नहीं? समझ अगर गए? यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होता तो फिर क्या बेटा? अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता तो वो अट्रैक्ट होता ना सन की तरफ। हाँ, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता और सन का और ज्यादा हो जाता, बहुत पावरफुल हो जाता, ठीक है, तो वो सन की तरफ खिंचते हुए चले जाता। इवन जैसे मेरी बॉडी भी स्पैन पे फोर्स लगा रही, पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो नीचे ही गिर रहा है ना, मेरी बॉडी की तरफ थोड़ी आ रही है। समझ गए? क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ, कोई डाउट अभी इस पे? तो इक्वल अपोजिट फोर्स, जैसे 10 न्यूटन है तो मान लो ये वाला फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 0.001 न्यूटन है, तो ये वाला फोर्स भी कितना आएगा 0.001 न्यूटन। तो ये तो बहुत कम हो गया। यहाँ पे 10 न्यूटन है, कहाँ 0.001 न्यूटन, बल्कि उससे भी कम अपन बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये कैसा आके देखेगा तुमको, इधर नीचे गिरते हुए दिखेगा। क्लियर हो गया? ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल, यहाँ तो मैंने फिर भी कुछ लिखा है बट बहुत नेग्लिजिबल, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। जब हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं ना, शायद 10th क्लास में किया आप लोगों ने सब कैलकुलेशन, तो मास अगर बहुत छोटे होते ना तो ये वैल्यू बहुत कम आ जाती। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अब एक और बात यहाँ पे कि पार्टिकल पर, ये क्लियर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे पे? कोई डाउट अभी इस पे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। एक्सक्यूज सर, अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो? वो अभी डायरेक्ट नहीं, अभी जब ग्रेविटेशन चैप्टर अपन पढ़ाएंगे ना तब अपन करेंगे। वो इंटीग्रेशन मेथड से आता है, डायरेक्ट नहीं निकलता फिर वो, ठीक है? जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं वहां पे डिस्कस करूंगा एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, ठीक है? समझ गए? अरे समझ गए? ये जो फार्मूला लिखा गया है ये पॉइंट Yes, sir. लिखा गया पॉइंट बॉडी के लिए। तो आप सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, बट सन पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ, लेकिन इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि सन और अर्थ को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? एक बार और बता दो ना। देख, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? बहुत लार्ज। Yes. आपको सन यहाँ से बैठ के कैसा दिखता है? पॉइंट साइज दिखता है ना, बहुत बड़ा दिखता है? बताओ। पॉइंट साइज। पॉइंट साइज दिखता है, इसलिए आप सन और अर्थ में डायरेक्ट इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स की। भाई दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लो ये सन है, ये अर्थ है, कितना फोर्स लग रहा है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लो। हाँ, आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? सन का मास पता होना चाहिए, अर्थ का मास पता होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर हो गया अभी नहीं? हाँ, सर। ओके। फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आगे बता रहा हूँ जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 4 पे। डेट का बता रहा है, मोबाइल है। देखो अभी यहाँ पे आप चाहो तो एक नोट लिख सकते हैं अपन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिस इज m1, ये दूसरा पार्टिकल है, दिस इज m2, ये तीसरा पार्टिकल है, दिस इज m3, और ये एक और पार्टिकल ले लिया मैंने m4। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये m1 पे, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे फाइंड नेट फोर्स ऑन m1 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एक्चुअल में m1 की इंटरेक्शन m2 के साथ भी है, m1 की इंटरेक्शन आपकी m3 के साथ भी है, और m4 के साथ भी इसकी इंटरेक्शन है। मतलब यहाँ पे ये भी m1 को m2 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज फोर्स ऑन 1/3, और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज फोर्स ऑन
1/4, समझ गए। और अगर मान लो चार्ज भी रख दूं मैं यहाँ पे, जैसे चार्ज भी रख दिया कि भाई यहाँ पे m1 है और ये चार्ज q1 है और इस पे चार्ज मान लो कितना ले लिया मैंने, ये प्लस q2 है, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, दिस इज प्लस q1, और इस पे चार्ज मान लो कितना है q3 माइनस q3, और इस पे चार्ज कितना है, दिस इज आल्सो माइनस q4 चार्ज। तो ये जो फोर्स लिखे अपन ने, ये सपोज अभी ग्रेविटेशन वाले हो गए, ये ग्रेविटेशन वाले हो गए। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले भी लिखना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले फोर्स भी आ जाएंगे इस पे। जैसे ये Q1 है, Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे इस पे एक और फोर्स भी लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होता है, दैट इज फोर्स ऑन 1/3, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इसके कारण भी इधर अट्रैक्ट होगा, दैट इज फोर्स ऑन 1/4, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर आपको इस पर नेट फोर्स देखना है तो कितने सारे फोर्स लग रहे हैं देख लो यहाँ पे, है ना, इस पार्टिकल पे कितने सारे फोर्स आ गए। अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स आप नहीं लिखोगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस पे नेट फोर्स लिखोगे, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, तो ये सभी का सम आएगा, फोर्स ऑन 1/2 ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस फोर्स ऑन 1/3, दिस इज आल्सो ग्रेविटेशन, force on 1/4, this is also gravitation, plus force on 1/2, this is electromagnetic, plus force on 1/3 electromagnetic, plus force on 1/4 electromagnetic। मतलब जितने भी टाइप के फोर्स इस पे लग रहे हैं उन सभी का क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, ये वेक्टर सम करना पड़ता है, नेट फोर्स निकालना है। अगर आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है तो इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम, नॉट द स्केलर सम। अभी समझ गए वेक्टर क्यों पढ़े अपन ने, इतना टाइम क्यों लिए थे वेक्टर पढ़ने पे? अरे समझ गए या नहीं? वेक्टर पढ़ने में हर जगह वेक्टर फोर्स काम आएगा क्या, हर जगह वेक्टर काम आएगा ना कौन सा वाला? सर, हर कैलकुलेशन में वेक्टर ही काम आएगा, तो स्केलर काम नहीं आएगा? नहीं ना बेटा, वेक्टर ही काम में आएगा, स्केलर काम में नहीं आएगा भाई। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके एडिशन के लिए आपको वेक्टर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्केलर वाला मेथड अब काम में नहीं आएंगे आपके कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं ना। यहाँ पे देख F1 पे जो फोर्सेस लग रहा है, कितने फोर्स लग रहा है, 6 टाइप के फोर्स दिख रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन पे, 6 फोर्स दिख रहा है ना। और सबके डायरेक्शन एक ही तरफ है क्या? कुछ के एक तरफ दिख रहा है लेकिन सभी के एक तरफ नहीं है ना। तो इनको अगर सम करना आपको, ठीक है, F12G और F12E को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको ओवरऑल सॉल्व करना है तो क्या तुम्हारी स्केलर वाली मेथड काम में आएगी क्या? आएगी क्या स्केलर सम वाली? नो सर, नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर सम ही करना पड़ेगा। वेक्टर मेथड से ही इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट अभी इस पे है क्या? सर एक साथ 4 फोर्स भी ये होती है? हाँ, एक साथ 4 नहीं, एक साथ 1000 फोर्स भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक साथ 1000 फोर्स के कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एक साथ 3 फोर्स, 4 फोर्स या 5 फोर्स ऐसे अपन करने वाले हैं। अपन 1000 फोर्स वाला नहीं करने वाले या लाख फोर्स वाला नहीं करने वाले। इस पेन पे कितने फोर्स लग रहा है, कैन यू सजेस्ट मी, कितने फोर्स लग रहा है बताओ? दो। इनफाइनाइट। फाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा, इस पेन पे तुम लोग फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लगा रहे सर। बट वो कैसा, नेग्लिजिबल है, समझ गए? बट वो सब नेग्लिजिबल है। या फिर इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, इस बॉक्स पे
कितने फोर्स लग रहा है, इनफाइनाइट फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स में हम इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट, ठीक है, तुम सभी भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने पार्टिकल हैं, जितनी बॉडी, वो भी इस पे फोर्स लगा रही हैं, समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यों, जो डोमिनेटिंग वाले, हाईली डोमिनेटिंग, तुम्हारा फोर्स या मेरा फोर्स इस पे कैसा है, नेग्लिजिबल है। अरे समझ गए, मेरा फोर्स या तुम्हारा फोर्स या सन का फोर्स या स्टार्स का फोर्स सब नेग्लिजिबल है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके वेट, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में, और एक मेरा हाथ में इसको होल्ड करके रखा, उन दो फोर्स के रिस्पेक्ट अलावा बाकी जो फोर्सेस लग रहा है वो सब कैसे यहाँ पे नेग्लिजिबल हैं, उनको छोड़ सकते हो, अभी उनको छोड़ सकते हो आप कैलकुलेशन करने के लिए। न्यूटन्स लॉ में हम बाकी को नहीं सोचेंगे, यहाँ पे सिर्फ अभी हम देखेंगे हाँ दो ही फोर्स हमको दिख रहा है। कौन कौन से दो फोर्स दिख रहा है? एक तो इसका वेट और एक मेरे हाथ में इसको होल्ड करके रखा, वो दो फोर्स। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये जो डेप्थ वाली स्टडी है, ये वाली जो स्टडी है लिमिटेड क्वांटिटी पे, ये कुछ अपन 12th में पढ़ेंगे और कुछ ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये बहुत कम है अभी वाली स्टडी आपकी। समझ गए? अभी जो हमारी स्टडी है वो सुपरफिशियल वाली है, जो सीधे सीधे देख रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी तुमको इतना डिस्कशन नहीं बताता तो आप सिर्फ दो ही फोर्स के बारे में बोलते, अभी इस पे बोलते कि नहीं सर, एक इस पे वेट लग रहा है इसका, और एक आपके हाथ का फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ। आप भी यही बोलते ना, दो फोर्स लग रहा है इस पे, जैसे अभी भी बोला था बच्चों ने। समझ गए? लेकिन इस पे सन भी फोर्स लगा रहा है, इस पे मून भी फोर्स लगा रहा है, इस पे ये वाले पेन भी इसमें फोर्स लगा रहा है, ये फैन भी फोर्स लगा रहा है, व्हाइट बोर्ड भी लगा रहा है, ठीक है, तुम सभी भी इसमें फोर्स लगा रहे हो। लेकिन हमारे फोर्स, इसके वेट और ये मेरे हाथ के कारण जो फोर्स है, उनके कंपैरिजन में कैसे हैं? सब की सब नेग्लिजिबल हैं। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करने के लिए, अभी मैकेनिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए हम सिर्फ उन्हीं डोमिनेटिंग फोर्सेस के बारे में बस देखेंगे। समझ गए ना? क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हेलो, हाँ क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट बचा है अभी? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? क्लियर हो गया ये जो डिस्कशन बताया मैंने, या डाउट है कुछ? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 5 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर, हो गया। नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 5। नाउ पेज नंबर 5। अब मैं दो टाइप और फोर्स बता रहा हूं, बट ये उसी के पार्ट है। एक होता फील्ड फोर्स और एक होता है कांटेक्ट फोर्स। तो एक और क्लासिफिकेशन है फोर्स का, दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन फोर्स में, दैट इज फील्ड फोर्स, और एक होते हैं कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल में लिख दूं यहां पे, जैसे फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है। अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट पे रहेंगे तो ये लगेगा। बट फ्रिक्शन किसका टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है। अब फील्ड फोर्सेस में भी ये सब आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टाइप ही है यहाँ पे, है ना। न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये फील्ड फोर्स है। बट यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन बस इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअल में ये जो फोर्स लिखा मैंने, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है,
बट कांटेक्ट का मतलब ये है कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट पे रहेंगे तभी ये लगेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पे एक बॉक्स को रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग है इसके बीच में और ये वाला जो बॉक्स है ये इस साइड पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर बॉक्स पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। दिस इज द बॉक्स एंड दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। तो दिस इज द फ्रिक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड। ये किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। इसी तरह से ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन लगेगा सामने की तरफ। दिस इज आल्सो फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक, ठीक है। ये भी फ्रिक्शन है, उसी के बराबर का लगेगा, सामने की तरफ लगेगा ग्राउंड पे। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अगर ये कांटेक्ट यहां पर से ब्रेक होगा, अगर ये कांटेक्ट यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अगर ये कांटेक्ट यहां से ब्रेक होगा तो क्या होगा बताओ जल्दी से? फ्रिक्शन लगेगा क्या? नो, नहीं। जैसे ये No. डस्टर है, हाँ डस्टर है मेरे हाथ में, मैं यहाँ पे अभी जब तक मैं इसकी सरफेस से मिटाऊंगा तो ये मिटेगा ना, तब फ्रिक्शन लग रहा है। अगर मैं ऊपर ऊपर मिटाऊं मिटेगा क्या? ये फ्रिक्शन लगेगा क्या? No. नहीं। नो। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट आना जरूरी है, तो वो कांटेक्ट फोर्स। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन है ना कांटेक्ट फोर्स का मतलब। हाँ, ये कांटेक्ट फोर्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कई पार्ट है वैसे तो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेप्थ सेंस पे अपन जाए, जैसे दो मैग्नेट के बीच में या दो पार्टिकल के बीच में, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। अब यहाँ पे बताओ, दिस इज फर्स्ट मैग्नेट एंड दिस इज सेकंड मैग्नेट। इनके बीच में आपस में कोई कांटेक्ट नहीं भी रखोगे तब भी क्या होगा, फोर्स लगेगा या नहीं? यस सर लगेगा। हाँ लगेगा। ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1। तो ये फील्ड फोर्स हो गया, मतलब दो सरफेस का कांटेक्ट पे होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दो सरफेस का एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट पे होना जरूरी नहीं है। यहां पर जैसे ये दो पार्टिकल ले लिया मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, m1 एक पार्टिकल है और m2 एक पार्टिकल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है ना। तो ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे दिस इज फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1। यहाँ पर भी कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना। तो ये जो फोर्स होते हैं आपके ये कौन से हो गए आपके, फील्ड फोर्स हो गए। जैसे इस पेन पे, जैसे इस ये बॉक्स पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ये मेरे हाथ में रखा हुआ, लेकिन जो अर्थ है इस पे भी तो फोर्स लगा रही है ना। क्या कांटेक्ट में रहना जरूरी बॉक्स के अर्थ के साथ में वेट के लिए या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट में रहना जरूरी है क्या? नो सर। तो सर नहीं है ना, कांटेक्ट में रहना जरूरी। दूर से या एक दूसरे पे फोर्स लगा देंगे। तो ये जो फोर्स होते हैं ये कौन से हो गए आपके, फील्ड वाले, ठीक है। और ये कौन से हो गए कांटेक्ट। हाँ, ये एक सिर्फ अलग क्लासिफिकेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएंगे। नेचर में सिर्फ चार ही फोर्स है, वही फंडामेंटल, उन्हीं चारों से सब निकले हैं, ठीक है, समझ गए। ये एक हमने अलग क्लासिफिकेशन कर दिया फोर्स का, फील्ड फोर्स है कांटेक्ट फोर्स। तो फील्ड फोर्स का मतलब हो गया जो दूर से ही लग जाएंगे, और कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, जब सरफेस कांटेक्ट पे रहेगा तो लगेंगे, कांटेक्ट हटेगा तो वो हट जाएगा। जैसे फ्रिक्शन, हम यहाँ पे ब्रॉड सेंस में सोच रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट पे रहेंगे तो ही फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं आएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को इनमें, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है बेटा जो डिस्कशन किए अभी? कोई डाउट है?